नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जुड़ जाइएगा सभी लोग। देखिएगा बेटा, पिछले लेक्चर में जो मैंने बातें की थी वो गुरुत्वाकर्षण की बातें की थी। गुरुत्वाकर्षण में अपन ने कुछ बातें सीखी थी, क्या क्या पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, कल अपन बहुत सारी बातें कवर कर चुके थे। अपन ने जाना था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, फिर अपन ने जाना था साहब कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, उसके बाद अपन ने गुरुत्वीय त्वरण भी जाना था। ऊंचाई के साथ साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गहराई में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी के आकार से क्या परिवर्तन होता है, और पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो उसके कारण क्या परिवर्तन होता है बेटा। और साथ में हमने ये भी जाना था पिछले लेक्चर में कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण और घनत्व में क्या संबंध होता है, ये संबंध भी अपन ने जाना था बेटा। उसके बाद लास्ट जो पढ़ा था वो गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना था। सा अपने पास जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो फॉर्मूला क्या था बेटा, आप लोग देख पाएंगे। I इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर। ये सब बातें अपन जान चुके थे। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। देखेगा आगे क्या दिया हुआ है बेटा, आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है सा। देखिएगा, इससे पहले लाडलो जब अपन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को समझा था तो डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया था, जैसे मान लीजिएगा कोई एक मास का ब्लॉक कहाँ रखा है, बहुत दूरी पर रखा है, तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप उस पर कितना बल लगा रहे हैं, तो वही क्या कहलाता था बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था सा। वैसे ही लगभग सेम डेफिनेशन इसकी होती है। उसी एकांक द्रव्यमान को अनंत से, इनफाइनाइट से कहां लाने में बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में आपको जो काम करना पड़ता है या जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है बेटा, ऊर्जा कहलाता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो आप याद रखेंगे सब लिखा हुआ है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहां से बेटा, अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है बेटा, गुरुत्वीय विभव कहलाता है सा। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V इक्वल टू होता है बेटा माइनस जी कैपिटल M और अपॉन में क्या आता है बेटा, R कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब होता है अर्थ की रेडियस, तो मैंने डिनोट भी किया है, E का मतलब अर्थ, और यहाँ पर कैपिटल M का मतलब क्या होता है, अर्थ का मास। अब आप इसका यूनिट देखेंगे तो वोल्टेज का यूनिट हमेशा क्या होता है सा, विभव क्या है, वोल्टेज, तो वोल्ट होता है इसका मात्रक। अगर दूसरे मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर किलोग्राम हो जाएगा सा। विमीय सूत्र यही रहेगा, m0L2T-2 रहेगा सा। तो आप याद रखेंगे, किसी भी पिंड को अनंत से कहां लाने में बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है सा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपने पास आता है मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट आपने देखा होगा, जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रहों के क्या लगाते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। या ग्रह भी कहीं ना कहीं किसके चक्कर लगा रहे हैं बेटा, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहा है। तो आप मान लीजिएगा जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है या जो ग्रह है सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो निकल कर आएगी, उसकी कुछ ना कुछ गति तो निकल कर आएगी बेटा। तो आपको पता होना चाहिए जो सैटेलाइट होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसे प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक उपग्रह जैसे ग्रह लिखे हुए हैं सारे, प्राकृतिक उपग्रह की बात करें साहब, अपन उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह की बात करें साहब तो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का क्या होता है बेटा, बता पाएंगे आप मुझे साहब, क्या होता है, चंद्रमा होता है। क्या होता है बेटा, चंद्रमा होता है, लिखा हुआ है साहब अपने पास। और कृत्रिम क्या होता है बेटा,
कृत्रिम बहुत सारे होते हैं, आर्यभट्ट है, इनसैट फर्स्ट है साहब, ये सब क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं साहब। तो आपको इसमें निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या जाता है, इसमें हमसे कक्षीय चाल पूछी जाती है कि इसकी कक्षीय चाल कितनी होगी साहब, इसका कक्षीय वेग कितना होगा। इसमें ये बात कर रहा है कृत्रिम उपग्रह की। एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो एक फेमस एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इनसैट फर्स्ट एक क्या है बेटा, कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी का सा। तो ये बातें नहीं पूछता है, आपसे ये पूछेगा कि कक्षीय वेग कितना होता है किसी भी उपग्रह का सा। तो कक्षीय वेग कैसे निकाला जाता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है सा, ये आपके पास लाडलो अर्थ है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ एक कक्षा में क्या चक्कर लगा रहा होगा, कोई ना कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होगा, कोई ना कोई उपग्रह है यहां पर क्या लगा रहा होगा बेटा, चक्कर लगा रहा होगा। अब देखेगा जब ये उपग्रह चक्कर लगा रहा होगा तो उपग्रह का कुछ ना कुछ मास होगा। पृथ्वी का मास कितना मान लिया है, कैपिटल एम, और उपग्रह का मास कितना मान लिया है बेटा, स्मॉल एम। कितना मान लिया है लाडलो, स्मॉल एम मान लिया है सा। अच्छा अब समझेगा ये पृथ्वी, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, तो इसको क्या कर रही होगी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी सा। और आकर्षित कर रही होगी तो आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा। और आकर्षण बल के बारे में जिक्र किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और न्यूटन का आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं लाडलो, कैपिटल जी एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम, कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम मतलब सैटेलाइट का द्रव्यमान, अपॉन क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर। आर एक इसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है बेटा, पृथ्वी की। पर आप बात समझिएगा, ये पृथ्वी की त्रिज्या तो आर हो गई ऐसा है ना। अब यहां से यहां तक कुछ ना कुछ दूरी पर क्या होगा, सैटेलाइट होगा कि नहीं, तो यहां पर कुछ ना कुछ एच जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा सा। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस बात करें तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहां पर अपन कैपिटल आर ना लेते हुए लाडलो अपन यहां पर क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे साहब, स्मॉल आर, जी एम एम अपॉन क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। और आप एक और बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई चीज किस में घूम रही है, वृत्त में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है लाडलो, तो सर्कल में घुमाने के लिए एक जिम्मेदार फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। लाडलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, अभिकेंद्रीय बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर मैंने जो v नोट माना है, v नोट का मतलब होता है ऑर्बिटल की वेलोसिटी, o से मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी लाडलो। तो मान लीजिएगा कोई एक सैटेलाइट है, इधर साइड से कौन लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर साइड से कौन है, अभिकेंद्रीय बल है सा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो कैसे लिखा जा सकता है लाडलो, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा लाडलो। दोनों फोर्स कैसे होगा, इक्वल। जब इक्वल है तभी वो क्या लगाएगा, एक ऑर्बिट में चक्कर करेगा। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में राउंड नहीं लगाएगा, मींस अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, सब अनबैलेंस हो जाएगा। अब देखेंगे यहां से वी नॉट कितना निकल कर आता है, चेक करते हैं लाडलो। यहां पर जो m माना है वो कौन सा माना है, स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा बेटा, और एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे यहां से अगर v नॉट निकालना चाहे लाडलो तो यहां से v नॉट कितना आ जाएगा साहब, चेक करें। स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे इधर साइड, तो कितना आ जाएगा बेटा, जी एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा साहब। बोलेगा लाडलो, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं साहब। आप एक और बात और अच्छे से जानते हैं, अपन ने स्मॉल आर को कितना माना है लाडलो, बताइएगा। स्मॉल आर को माना है आर प्लस एच। क्या माना है बेटा, आर प्लस एच। तो इस आर की जगह अपन आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लाडलो। तो कक्षीय वेग कितना निकल कर आता है, जी एम अपॉन आर। मतलब कक्षीय वेग किन किन पर निर्भर करता है, एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और दूसरा किस पर निर्भर करता है,
पृथ्वी के केंद्र से लेके उस ऑर्बिटल तक की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसकी दूरी पर निर्भर करता है लाडलो। ऐसे ही बातें आपसे पूछता है और ये बातें आपको याद रखनी होंगी साहब। यहां से एक और बात को निकाला जा सकता है, जैसे आप समझिएगा स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताइएगा स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, जीएम अपॉन क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से जीएम निकालना चाहूं तो जीएम की जगह क्या लिख सकते हैं लाडलो, बताइएगा साहब, जी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता साहब, जी एम अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर। तो यहां से आप निकालना चाहें जीएम की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर जीएम की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, जी आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सारी बातें बता दी गई हैं साहब। अगर दो हाइट देता है, मतलब एक रेडियस देता है फिर हाइट देता है, तो ए वाला लगा देंगे आर की जगह। अगर जी कैपिटल जी नहीं देता है साहब, स्मॉल जी देता है, तो जीएम की जगह क्या लिख देंगे, जी आर स्क्वायर लिख देंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, जैसे वी नॉट इक्वल टू रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल आर स्क्वायर सा। बात समझ में आई। और स्मॉल आर की जगह ए बात भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी ही बातें पूछेगा, इसके अलावा यहां से कोई बात आपसे नहीं पूछ सकता। समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपने पास आता है पलायन वेग। क्या आता है बेटा, पलायन वेग। समझेगा, अपन ने कक्षीय वेग के बारे में जानकारी ली है, अब बात आती है पलायन वेग की साथ, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है समझेगा, अपन ने कभी बचपन में सोचा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका जाए कि वह वापस ही लौट कर नहीं आए, तो वही चाल या वही स्पीड, कहने का मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए साहब, मिनिमम इतनी स्पीड कि वह वापस लौट के ना आए, मींस अंतरिक्ष को क्या कर जाए, पार कर जाए, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए बेटा, पार कर जाए। तो वही मिनिमम वेग या मिनिमम स्पीड क्या कहलाती है आपके फेंकने की बेटा, पलायन वेग कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है सा। अब बात समझिएगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन कैसे निकालते हैं साहब, तो समझने का प्रयास करते हैं लाडलो। समझिएगा, ये रिलेशन लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल का। पहले तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला समझते हैं कैसे निकालते हैं साहब। देखिएगा, एस्केप वेलोसिटी का मतलब कब निकालते हैं, जैसे अपने पास एक क्या होना चाहिए, जब किसी भी चीज को फेंक रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साहब। तो वर्क अपन कितना करते हैं साहब, ऊर्जा के फॉर्म में करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस होगी। तो वो ऊर्जा कितनी निकल कर आती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है साहब। तो वो निकल कर आती है हाफ एम वी ई स्क्वायर। भी ई यहां पर किसको डिनोट कर रहा है बेटा, एस्केप वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं साहब। दूसरा, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी। अपन ने पिछले टर्म्स में अभी कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ा था कि गुरुत्वीय विभव या गुरुत्वीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, बताइएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो याद रखेंगे, यहां पर जो निकल कर आता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ऊर्जा। तो आप यहां से चेकआउट करेंगे बेटा, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा सा। स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा सा। अगर आप यहां से V निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बेटा, अगर आप यहां से VE निकालना चाहें सा, देखेगा जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन को। तो लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन बातें मोड में लिख रहे हैं साहब। तो VE इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पे रूट 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2G कैपिटल एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताइएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सा, आर आ जाएगा। तो एक किसका फॉर्मूला निकल कर आता है, पलायन वेग का फॉर्मूला निकल कर आता है। किसका फॉर्मूला निकल कर आता है बेटा, पलायन वेग का। अब आगे बढ़ते हैं, चीजें समझिएगा सा। जैसे आप जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। यहां पे आर क्या मान रहे हैं अपन, पृथ्वी की त्रिज्या, दोनों में ही पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या सा।
तो यहां पे अगर आप GM निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, GR²। क्या हो जाएगा साहब, GR²। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुटअप करूं लाड लो, तो VE इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, रूट। इस GM की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, GR लिख सकता हूं, R² के नहीं साहब, 2GR², और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे R आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R। तो एक R से एक R कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे VE इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रूट 2GR हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, रूट 2GR। तो आप बात समझिएगा, ओवरऑल अपने पास VE कितना निकल कर आ चुका है बेटा, रूट 2GR। R पृथ्वी की त्रिज्या है। जब यहां पर वैल्यू को पुटअप किया जाता है, जैसे 2G का वैल्यू कितना होता है लाड लो, 9.8। उसके बाद आप याद रखेंगे R पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, बात फिक्स है बेटा। जब यहां पर अपन 6400 किलोमीटर लिखेंगे साहब, तो 6400 किलोमीटर, तो 6400 लिख लेंगे, पर बात किस में चाहिए, मीटर में साहब। तो किलोमीटर का मतलब मीटर में करेंगे तो 1000 से और क्या कर देंगे, इनटू। जब इन बातों को सॉल्व किया जाता है तो ये बात निकल कर आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आप मिनिमम किसी भी पार्टिकल्स को लाड लो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। मतलब वह पार्टिकल्स वापस लौटकर नहीं आएगा लाड लो। बात समझ में आई। तो मिनिमम पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि पलायन वेग का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकल कर आता है। कैसे निकल कर आया है, मैंने पूरा इसको ड्राइव भी कर दिया है लाड लो। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। दूसरा ये रिलेशन भी याद रखेंगे, एस के वेलोसिटी का ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या संबंध होता है ऐसा। तो आप देख ही पा रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है बेटा, रूट 2GR आ रहा था सा, और वहां पर क्या था साहब, कैपिटल R के साथ संबंध था। तो रूट 2 का इंटू कर दिया जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाती है बेटा, एस के वेलोसिटी मिल जाती है, पलायन वेग मिल जाता है। तो ये संबंध होता है। दो फॉर्मूले इसमें आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला पलायन वेग का ये याद रखना है साहब स्मॉल g के साथ, और कैपिटल G के साथ एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है साहब। क्लियर है लाडलो, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बात समझ में आई तो एक बार और लाइक कीजिएगा। पलायन वेग होता क्या है साहब, पलायन वेग ये होता है कि वह मिनिमम वेग जिससे वह किसको पार कर जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वह वापस लौटकर ना आए साहब। तो वही मिनिमम वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साहब अपन। अब आ रहा है कि उपग्रह की समयावधि। समयावधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे किया जाता है समझते हैं। जैसे कोई भी चीज किस में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। किस में घूम रही है लाडलो, सर्कल में। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, जैसे मान लीजिएगा कोई चीज यहां से चली और लौटकर यहीं आ गई, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वो ही क्या कहलाता है बेटा, टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां से यहां तक आप चले और लौटकर जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर आ गए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, टी टाइम पीरियड हो जाएगा साहब। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला कितना निकल कर आता है, तो यहां अपन चेक करते हैं बातों को, कितना क्या निकल कर आता है साहब। देखिएगा कोई भी टाइम निकालें, टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइएगा साहब, टाइम इक्वल टू क्या होता है, जैसे अपन निकालें वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, दूरी, डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा लाडलो, अपॉन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी, या क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी साहब। क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये बात अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कोई भी चीज अगर वृत्त में घूम रही है तो उसकी दूरी कितनी हो सकती है बताइएगा। अगर कोई भी चीज वृत्त में घूम रही है साहब तो उसकी दूरी कितनी हो सकती है लाडलो बताइएगा। उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मानते हैं इस बात को कि नहीं। उसके सर्कमफेक्शन के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और वृत्त का
सर्कमफेक्शन, वृत्त की परिधि कितनी होती है बताइएगा, बचपन में खूब पढ़ा है 8-9 में। वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। कितनी होती है लाडलो 2 पाई आर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे t इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा यहां पे 2 पाई आर स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब ऑर्बिटल की डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये ऑर्बिटल है उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर। तो 2 पाई आर चाल कितनी हो जाएगी बेटा, v लिख लिया मैंने। कितना लिख लिया v लिख लिया ऐसा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। इसे और एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहें अपन तो और भी कर सकते हैं बेटा। यहां पर जो v है वो क्या है ऑर्बिटल की वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 2 पाई आर। अगर v नॉट आप देखें तो v नॉट क्या निकल कर आया था बेटा बताइएगा सा। v नॉट अपने पास क्या निकल कर आया था, v नॉट क्या निकल कर आया था, आपने चेक किया हो तो v नॉट निकल कर आया था जैसे मैंने किया था क्या किया था बेटा mv स्क्वायर r और क्या किया था बेटा बताइएगा सा g m अपॉन क्या किया था r स्क्वायर। यहां से r को कैंसिल m से m को कैंसिल आउट किया था कि नहीं किया था सा। तो यहां से आप देख पाएंगे यहां पे जो v निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था रूट gm अपॉन r निकल कर आया था कि नहीं आया था सा। तो वही वैल्यू आपको यहां पुटअप करनी है सा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट gm अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा बता दीजिएगा फटाफट स्मॉल r। क्या आ जाएगा स्मॉल r। अब देखिएगा यहां से एक और बात समझिएगा, अगर मैं इन दोनों साइड क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा इधर t स्क्वायर बेटा, इधर साइड कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और कितना हो जाएगा r स्क्वायर और अपॉन में इधर कितना आ जाएगा साहब gm अपॉन कितना हो जाएगा r। ए r ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा gm। तो ए अपने पास क्या निकल कर आ गया है टाइम पीरियड का पूरा फॉर्मूला निकल कर आ गया है। यहां पे एक बात सीधे सीधा आपसे पूछता, आप रिलेशन देख पाएंगे लाडलो यहां पे जो टी स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के कैसा आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली समानुपाती आता है। तो यह बात केपलर ने बताई थी, तो इसे क्या कहते हैं केपलर का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा केपलर का नियम, थर्ड नियम, कक्षीय वेग का केपलर का थर्ड लॉ भी कहा जाता है ऐसा। ये बात आप याद रखेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स ने क्या बताया जो टाइम पीरियड होता है वो रेडियस के क्यू के कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऐसा। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। क्या याद रखना होगा आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन रूट gm अपॉन स्मॉल आर सा। सब बातें आपको याद रखनी होंगी। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है भूस्थितिक उपग्रह है क्या होते हैं साहब, बस इसको डेफिनेशन याद रखनी है। तो आप याद रखेंगे जो उपग्रह है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है बेटा भूस्थितिक अथवा तुल्यकारी भूतुल्यकारी उपग्रह है या संचार उपग्रह कहते हैं साहब। तो ये सब डेफिनेशन है बस याद रखना होगा भूस्थितिक उपग्रह। उसके बाद एक चैप्टर क्या हो जाता है लाडलू खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सारा का सारा चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। आपको कोई भी दिक्कतें हो कोई भी समस्याएं हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगले टर्म्स में अपन इसके एमसीक्यू करेंगे बेटा, पीवाई की क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में पूछे गए थे। धन्यवाद।